हेलो फ्रेंड्स, देखिए हम लोगों ने पिछले क्लास तक 11 अनुच्छेद 11 तक देख लिया था। नागरिकता वाला हिस्सा हम लोग देख रहे थे, तो अनुच्छेद 11 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग देखेंगे कि किन किन तरीक़ों से नागरिकता भारत में अर्जित की जा सकती है, कैसे आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, कितने टाइप हैं उसके नागरिकता प्राप्त करने के, और नागरिकता क्या किस किस कंडीशन में आपकी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। तो 5 तरीके हैं नागरिकता को प्राप्त करने के, और 3 तरीके हैं आपके 3 तरीके ऐसे हैं जिससे आपकी नागरिकता को खत्म कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये वाला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम लोग एक एक चीज़ को अच्छे से डिटेल में समझेंगे, ठीक है, बहुत ईजी लैंग्वेज में। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, नागरिकता अधिनियम, जो भारत में नागरिकता डिसाइड होता है, वो नागरिकता के लिए सबसे पहला अधिनियम 1955 में आया था। भारत का जो संविधान बना तो उसमें नागरिकता के लिए कुछ बात नहीं कही गई थी। नागरिकता अधिनियम 1955 में लाया गया। पहली बार नागरिकता अधिनियम कब लाया गया बोलेगा तो 1955। और उसके बाद समय समय पे, भाई जब शुरुआत में कोई चीज़ बनती है तो पूरी तरीके से परफेक्ट तो होती नहीं है, तो समय समय पर उस पर क्या किया जाता है, परिवर्तन या संशोधन किया जाता है। तो 1985 में पहला संशोधन किया गया, उसके बाद 86 में, 92 में, 93 में और 2005 में, ठीक है। इसके इस तरीके से इसमें संशोधन किया गया। तो पहला संशोधन आपको याद रखना है। तो बोलेगा कि नागरिकता अधिनियम पहली बार कब लाया गया, तो 1955। भारत में नागरिकता किस अधिनियम के तहत दी जाती है, तो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत दी जाती है। उसके बाद सबसे पहला संशोधन कब किया गया था ये पूछ सकता है, तो ये 1985 में किया गया था पहला संशोधन। तो वो याद रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा, बाकी उसको पूरा याद रखने की कब कब किया गया था ये जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि नागरिकता कितने तरीकों से भारत में प्राप्त की जा सकती है। सबसे पहले याद रखिए कि नागरिकता कुल प्राप्त करने के कितने तरीके, ये भी पूछता है। टोटल 5 तरीके हैं नागरिकता प्राप्त करने के। भारत में नागरिकता को अर्जित करने के टोटल 5 तरीके हैं। अब उसको डिटेल में एक एक करके हम लोग देखते जाते हैं, ठीक है। पहला तरीका जन्म से, बाई बर्थ, आप पैदा यहीं हुए हैं तो जन्म से आपको नागरिकता मिल जाएगी, बाई बर्थ। भारत में जन्मे सभी नागरिकों को जन्म से, है ना, भारत में जन्मे सभी नागरिक भारत के नागरिकता होंगे। भारत में जन्मे सभी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो 1 जुलाई, लेकिन इसमें क्या किया गया, अब भारत में जन्मे सभी नागरिक का मतलब क्या होता है, कोई टूरिस्ट आया है भारत में घूमने के लिए, अब वो यहाँ आया, उसके बाद उसका, अब वो पहले से, अगर वो लेडी कोई प्रेग्नेंट है जो यहाँ आई है भारत में, और उसके बाद उसका बच्चा यहाँ हो जाता है, तो क्या उसको भी नागरिकता मिलेगी। तो इस समय ये जब बना नागरिकता, इसमें नागरिकता कानून बना, तो उस समय ये प्रावधान था कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक, कोई भी बच्चा जो भारत में पैदा हुआ है, चाहे वो टूरिस्ट का हो, घूमने आया तब पैदा हुआ हो, किसी भी तरीके से अगर कहीं बच्चा भारत में पैदा हुआ है तो वो भारत का नागरिक होगा। उसको इसी आधार पर भारत की नागरिकता दे दी जाती थी। लेकिन ये तो गलत हो गया था, क्योंकि भाई कोई भी टूरिस्ट आ गया है यहाँ पर, बच्चा पैदा हो गया तो फिर उसको नागरिकता मिल जाएगी, तो कितने लोगों को ऐसी नागरिकता देते रहेंगे। या कोई को अगर भारत की नागरिकता प्राप्त करनी है तो प्रेग्नेंट किसी दूसरे देश में हुई है लेडी, अगर यहाँ भेज दिया आतंकवादी गतिविधियों में ये करने के लिए, उसको नागरिकता अगर भारत का देना है तो उसको भेज दिया यहाँ, और यहाँ के अगर बेबी को किसी जन्म देती है तो उस तरीके से वो तो फिर यहाँ का नागरिक हो जाएगा। तो ये बहुत दिक्कत वाला चीज़ था। तो बाद में उस पर संशोधन किया गया। पहला संशोधन 1985 में किया गया। उसके तहत 1 जुलाई 1987 के बाद, ठीक है, 1 जुलाई 1987 के बाद ये बोला गया कि इसके बाद कोई भी, जब भारत में कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो माता या पिता कोई भी एक भारत के नागरिक होने चाहिए, तभी उस बच्चे को क्या मिलेगा, भारत की नागरिकता मिलेगी, ठीक है। इसके पहले कोई जरूरी नहीं था, माता कहीं की भी हो, पिता कहीं का भी हो, बच्चा अगर पैदा जन्म भारत में हो रहा है तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन इसमें बोला गया 1985 में जो संशोधन हुआ, 1 जुलाई 1987 के बाद माता या पिता कोई भी अगर एक भारत का नागरिक है, बच्चे के जन्म के समय भारत, माता या पिता किसी भी एक को भारत की नागरिकता प्राप्त हो है, तभी वो बच्चा जो होगा वो भारत का नागरिक होगा। उसके बाद 2003 में थोड़ा और संशोधन किया गया, इसी में जोड़ा गया माता या पिता, है ना, माता या पिता दोनों एक भारत के नागरिक होने चाहिए। प्लस 2003 में एक और संशोधन किया गया कि वो दोनों माता या पिता जो है अवैध प्रवासी नहीं होने चाहिए, फर्जी तरीके से भारत की नागरिकता न प्राप्त किए हों, उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। मतलब फर्जी डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए, वैलिड डॉक्यूमेंट भी वो लोग के पास उपस्थित रहना चाहिए। ये ऐड किया गया 2003 में। ये पहले से था, इस 2003 में थोड़ा सा और ऐड किया गया, इसमें थोड़ा सा और संशोधन किया गया, ठीक है। तो ऐसे लोगों को भारत में नागरिकता मिलेगी जिसका जन्म भारत में हुआ हो और जिसके माता या पिता दोनों में से एक भारत के नागरिक हो, जिसको बच्चे के जन्म के समय, ऐसे बच्चों को जन्म के आधार पर भारत में नागरिकता दे दी जाएगी। समझ गए आप लोग पहला। दूसरा, वंशानुगत, बाय डिसेंट, वंश के आधार पर।
तो ये देखिए नागरिकता निर्धारण का सबसे अधिकतम लोगों को 98% लोगों को भारत में नागरिकता, जैसे कि हम लोग को है ना, जो 90s में पैदा हुए हैं या जो और इसके पहले पैदा हुए, तो भारत में 98% लोगों को नागरिकता वंशानुगत वंश के आधार पर मिली हुई। हमको नागरिकता क्यों मिली? हमारे माता पिता भारत के नागरिक थे तो हमको नागरिकता मिल गई। तो इस तरीके से वंश के आधार पर भारत के नागरिकता प्राप्त की जाती है। तो ये सबसे प्रमुख आधार है भारत में। अगर पूछेगा कि भारत में नागरिकता देने का सबसे प्रमुख आधार या फिर मैक्सिमम लोगों को, अधिकतम लोगों को नागरिकता किस आधार पर मिली है, तो वंश के आधार पर मिली है, वंशानुगत आधार पर मिली है। ये आप लोग टिक करेंगे। जन्म, अब इसमें क्या क्या प्रावधान है देखिए। जन्म विदेश में हुआ हो परंतु जन्म के समय पिता भारतीय, इसके जब बनाया गया ये 1955 में जब लाया गया वंशानुगत, तो ये क्या था कि जन्म विदेश में भले हुआ हो, कोई भी बच्चा अगर कहीं विदेश में पैदा हुआ है और उसके जन्म के समय अगर पिता भारतीय है तो उस बच्चे को ऑलरेडी भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अब इसमें सिर्फ पिता शब्द को जोड़ा गया था, तो इस समय पिता शब्द को जोड़ा गया, तो अब ये तो जेंडर इनइक्वलिटी हो गया। मतलब महिलाएं जो थी, है ना, इसमें महिला शब्द को नहीं जोड़ा गया था, तो महिलाएं क्या करने लग गई, इससे विरोध करने लग गई महिलाएं कि भाई केवल पिता का बच्चा थोड़ी हो, तो माता का भी उतना ही अधिकार है उसमें, तो महिलाओं का नाम इसमें क्यों नहीं जोड़ा गया है। तो बच्चा कोई बाहर में पैदा हो रहा है विदेश में, अब उसके पिता अगर भारतीय हैं तभी उसको मिलेगा। पिता अगर माता भारतीय है, पिता नहीं है, माता का भारत की नागरिकता मिली हुई है, तो वो बच्चा भारत का नागरिक नहीं होगा, केवल पिता भारत का होगा तभी होगा। तो अब इसमें देखिए, जैसे कि सानिया मिर्ज़ा है, सानिया मिर्ज़ा शोएब मलिक से शादी की है, शोएब मलिक पाकिस्तान की नागरिकता है, सानिया मिर्ज़ा के पास भारत की नागरिकता है, तो अब उनका जो बच्चा होगा, है ना, वो कहाँ, अब वो जन्म विदेश में हुआ है, भले सानिया मिर्ज़ा अगर पाकिस्तान में गई है और पाकिस्तान में उनका बच्चा पैदा होता है, तो अब उसको इस नियम के आधार पे तो उसका पिता जो है उसको पाकिस्तान की नागरिकता है, माँ को भले भारत की नागरिकता प्राप्त है, लेकिन शोएब मलिक को तो पाकिस्तान की नागरिकता प्राप्त है, तो इसके आधार पे तो उसको भारत का नागरिक होता ही नहीं वो बच्चा। लेकिन तो इस पे फिर महिलाओं ने विरोध प्रदर्शित कर दिया कि बच्चे पे हमारा भी समान अधिकार है। तो इस तरीके से 1992 में संविधान संशोधन किया गया, इसमें संशोधन किया गया नागरिकता अधिनियम में, और बोला गया पिता या माता, माता शब्द को भी जोड़ दिया गया। तो अब भारत में बच्चा अगर विदेश में भी पैदा होता है तो माता या पिता दोनों में कोई भी एक अगर भारत की नागरिक है तो जन्म से बच्चा ऑलरेडी जो होगा वो भारत का नागरिकता उसको मिल जाएगी। 1992 में संशोधन में पिता के साथ माता शब्द भी जोड़ा गया, और ये वंशानुगत जो है बाय डिसेंट, ये बहुत प्रमुख आधार है। मैक्सिमम लोगों को भारत में नागरिकता इसी के आधार पर मिली है, ये सबसे प्रमुख आधार होता है। ठीक है, समझ गए आप लोग, क्लियर। तीसरा पंजीकरण बाई रजिस्ट्रेशन। अब आप देखिए, आपको अगर फॉर्म भर के नागरिकता लेना है तो ये पंजीकरण के माध्यम से आपको फॉर्म भर के नागरिकता मिलेगी। आप नागरिकता चाहते हैं, आपको फॉर्म भरना पड़ेगा तो आपको नागरिकता मिलेगी। अब इसका प्रावधान देखते हैं, बाई रजिस्ट्रेशन। आवेदन से पूर्व 7 साल तक भारत के नागरिक हो। देखिए, कोई विदेश का नागरिक है, आपको लेना है भारत का नागरिकता, तो आपको वो फॉर्म भरना पड़ेगा। गृह मंत्रालय में जाके, गृह मंत्रालय में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आपको फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म को भरना पड़ेगा। अब उसकी क्राइटेरिया ये है कि फॉर्म आप जब भरते हैं तो 7 साल पहले तक आप लगातार भारत में रहने होने चाहिए। आज के डेट में कोई जाके कोई बंदा फॉर्म भर रहा है उसका, तो 7 साल तक वो भारत में रहा हो तभी उसको पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता मिलेगी। 7 साल से कम अगर भारत में रहा है तो उसको पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता नहीं मिलेगी। तो आवेदन से पूर्व 7 साल तक वो भारत में रहा हो। नंबर 2, विदेशी महिला या पुरुष जो किसी भारतीय से विवाह किया हो या करने वाला हो। देखिए, विदेशी महिला या पुरुष है कोई भी, वो किसी भारतीय महिला या पुरुष से विवाह करने वाला हो या कर चुका हो और करके 7 साल तक भारत में रहा हो, ठीक है, तब उसको फॉर्म भरेगा और उसको नागरिकता मिलेगी। ऐसा नहीं कि विवाह किया तुरंत नागरिकता मिल गई। विवाह किया हो, विदेशी महिला या पुरुष जो किसी भारतीय से विवाह किया और 7 साल तक भारत में रहा हो, उसको भी पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता मिलेगी। और तीसरा, जन्म भारत में हुआ हो और अन्य देश में रह रहा हो। ठीक है, उसका जन्म अगर भारत में हुआ हो और कोई कारण से जॉब करने के लिए या किसी भी तरीके से अगर कहीं विदेश में गया है, तब भी उसको क्या के लिए, अब बहुत ज़्यादा तक विदेश में रह गया है तो उसको अगर लेना चाहता है तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेगा, उसको मिल जाएगी नागरिकता। अन्य देश की नागरिकता को त्याग कर दिया हो, ठीक है, अन्य देश की नागरिकता त्याग दिया हो और भारत में नागरिक अगर बनना चाहता है और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा है, 7 साल तक रहा है, तो उसको इस माध्यम से, है ना, अन्य देश की नागरिकता को त्याग करके अगर कहीं भारत की नागरिकता लेना चाहता है ना, और 7 साल तक भारत में रहा है तो उसको पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता दी जाएगी। तो ये तरीके हैं पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्रदान करने के। ठीक है, तो अब इसमें पूछेगा आपको इसमें से एक दे देगा, तो इनमें से कौन से प्रावधान के तहत आपको पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता मिलेगी, तो ये आपको पता रहेगा तो आप उसमें टिक करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें सवाल पूछेगा। चौथा आधार है देशीकरण बाई नेचुरलाइजेशन।
नेचुरलाइजेशन, है ना, प्राकृतिक आधार भी बोलते हैं इसको, देसीकरण, ठीक है। तो अब ये इसमें ये आएगा कि पहला, कोई भी व्यक्ति अगर कला, विज्ञान, दर्शन का ज्ञाता हो, है ना, कोई भी अगर टैलेंट है उसके पास कला या विज्ञान के क्षेत्र में, जैसे कि अब आपको सबसे सिंपल एग्जांपल देसीकरण का अदनान सामी है। अदनान सामी कला के क्षेत्र में है, सिंगर है, वो बहुत अच्छे सिंगर हैं, ठीक है। तो उनको इस आधार पर देसीकरण के माध्यम से नागरिकता दी जाएगी। दूसरा, पहला तो कला, विज्ञान या दर्शन का ज्ञाता हो। दूसरा, 8वीं अनुसूची की भाषा का ज्ञाता हो। तो अदनान सामी 8वीं अनुसूची की भाषा हिंदी है, तो उसके तो ज्ञाता हैं, वो उनको पता है। तो 8वीं अनुसूची के भाषा का ज्ञाता हो वो व्यक्ति, या तो कला, विज्ञान, दर्शन का ज्ञाता हो, 8वीं अनुसूची की भाषा मतलब उसको आती हो। तीसरा, अच्छा चरित्र वाला हो, देश विरोधी गतिविधियों में उसका नाम ना आता हो, है ना, देश विरोधी कोई भाषण नहीं दिया है, अच्छा चरित्र का है, कैरेक्टर अच्छा है तब। या चौथा, अब इसमें देखिए, चौथे में आवेदन के पूर्व 12 माह से, अब जब आवेदन किया है तो 12 माह से भारत में रह रहा हो, 1 साल से, ऐसा नहीं कि आया और आवेदन किया और उसको मिल गया। तो 12 माह से 1 साल से कब, 1 साल पहले तक भारत में रह रहा हो, और 14 वर्ष से भारत में रह रहा हो या भारत की सेवा में हो। देखिए, 14 साल से कंटिन्यू भारत में रह रहा हो या भारत सरकार के कोई सरकारी कर्मचारी हो। तो ये दोनों मिला के, एक तो 12 माह से यहाँ रहना चाहिए और ये 14 माह से भारत में रह रहा हो या भारत सेवा में हो। कुल अवधि 11 साल, 11 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। देखिए, ये कम हो सकता है, अच्छा 6 माह रह रहा है और ये 12 साल, 6 माह, ये 6 माह तक ये रह रहा है, 6 माह, और ये 14 वर्ष से कम भी हो गया, जैसे कि 10 साल 6 माह, 10 साल 6 माह से भारत में रह रहा हो या फिर भारत सरकार की सेवा में हो, और प्लस 6 माह के पूर्व, आवेदन करने से पूर्व 6 माह रहा है, तो टोटल अवधि जुड़ेगा, ये दोनों का टोटल हो जाएगा, ठीक है। ये कम हो सकता है, ये ज़्यादा हो सकता है, ये ज़्यादा, ये कम, मतलब ये कम, ये ज़्यादा, तो दोनों का ऐड करके 11 साल होना चाहिए, कम से कम 11 साल, ठीक है। कम से कम 11 साल रहा, मतलब अगर कहीं आवेदन किया उससे पहले 6 माह से यहाँ रह रहा है, यहाँ 10.5 साल से रह रहा है, तो दोनों का ऐड कर दिया जाएगा 11 साल। कम से कम 11 साल से यहाँ रह रहा हो, ठीक है। कुल अवधि, ये दोनों को मिला के कुल अवधि 11 साल से कम नहीं होना चाहिए। और इंडिविजुअल अगर गिन रहे हैं आप, एक एक करके गिन रहे हैं, दोनों मिला के नहीं गिन रहे हैं, तो फिर 14 साल के रहना चाहिए और 12 माह तक, ये मतलब 12 आवेदन करने से पहले 12 माह रहना चाहिए, और दोनों को मिला के अगर गिने तो मिनिमम 11 साल से कम नहीं होना चाहिए उसका, तो उसको देसीकरण के माध्यम से नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है। तो ये तरीका होता है देसीकरण का। अब 5वां होता है अर्जित भूभाग के विलय द्वारा, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अब ये देखिए, ये तो सिक्किम, आपको पता है सिक्किम को अर्जित जैसे भारत ने किसी देश पर आक्रमण कर दिया, सिक्किम पर तो आक्रमण नहीं किया था, सिक्किम तो अपने इच्छा से विलय हुआ था। 36वां संविधान संशोधन 1975 में बताया था आप लोगों को। तो सिक्किम का तो ठीक है, लेकिन भारत ने पाकिस्तान पर आक्रमण कर दिया और पाकिस्तान को अपने भारत में विला लिया, तो अब पाकिस्तान के लोगों को ना भी नागरिकता देनी पड़ेगी। तो वो अर्जित भूभाग के विलय के द्वारा ऐसे देशों को नागरिकता दी जाती है, या तो स्वेच्छा से भारत में शामिल होते हो, वो होना चाहते हो उनको, या फिर भारत आक्रमण करके उनको शामिल किया है उनको, ये तो इसके आधार पे भारत को उनकी नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। तो ये 5 तरीके होते हैं भारत में नागरिकता प्रदान करने के। सबसे मैक्सिमम लोगों को नागरिकता, प्रमुख आधार क्या है, वंशानुगत, वंशानुगत नागरिकता मैक्सिमम लोगों को मिलती है, प्रमुख आधार है नागरिकता देने के। तो ये 5 तरीका है नागरिकता प्रदान करने के। अब 3 तरीके ऐसे हैं जिनके माध्यम से आपसे नागरिकता छीन ली जा सकती है। 3 तरीके से आपसे नागरिकता छीन ली जा सकती है। नागरिकता की समाप्ति, पहला स्वेच्छा से त्याग करना, आप स्वेच्छा से अगर कहीं त्याग कर दिए भारत की नागरिकता, दूसरे देश चले गए, दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लिए, स्वेच्छा से नागरिकता त्याग करने पर आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। दूसरा, आपको बर्खास्त कर देगा, कि बर्खास्तगी के माध्यम से, देखिए भारत की नागरिकता है और आपने अगर कहीं दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली, तो आपकी भारत की नागरिकता को बर्खास्त कर दिया जाएगा, है ना। भारत की नागरिकता आपके पास है, भारत के नागरिक हैं, और दूसरे देश की नागरिकता अगर आपने ग्रहण कर ली, तो भारत की और बर्खास्तगी के माध्यम से आपकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। और तीसरा, वंचित करने पर, किस किस आधार पर आपको वंचित कर देगा होम मिनिस्ट्री। पहला, आप फर्जी तरीके से, अगर पता चलता है कि फर्जी तरीके से आपने नागरिकता प्राप्त की है, जैसे कि यहाँ पर 7 साल रहना जरूरी है, आप 2 ही साल रहे, 3 साल रहे और दिखा दिए डॉक्यूमेंट में कि हम 7 साल तक रहे हैं, या फिर यहाँ पे क्या बोला हूँ मैं आपको, वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वैलिड डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, फर्जी अगर सर्टिफिकेट बनवा के आप भारत की नागरिकता लेने चाहते हैं, तो अगर फर्जी तरीके से आपने भारत की नागरिकता ग्रहण की है, तो वंचित करने के आधार पर आपको बर्खास्त, मतलब वंचित कर दिया जाएगा नागरिकता से। दूसरा, संविधान का अनादर कर दिया, संविधान का अनादर कर दिया और देश के एक विरोधी बयान कोई दे दिया है, संविधान का अनादर किया, तो उसको इस माध्यम से आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तीसरा, युद्ध में अगर शत्रु का साथ देते हैं, अगर भारत पाकिस्तान के मध्य युद्ध चल रहा है, भारत चीन के मध्य युद्ध चल रहा है, अब आप उसके शत्रु का साथ देते हैं, उसके फेवर में अगर कहीं कुछ बोलते हैं, तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। चौथा,
पंजीकरण के माध्यम से आपको नागरिकता मिली है। ठीक है, पंजीकरण के माध्यम से आपको नागरिकता मिली है, मतलब कौन सा, ये बाई रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण के आज के माध्यम से आपको नागरिकता मिली है। और नागरिकता मिले हुए 5 साल नहीं हुए हैं आपको अभी, आज के डेट में नागरिकता मिल रही है और आज के डेट में नागरिकता मिलने से 5 साल के भीतर, 5 साल नहीं हुआ है आपको, मान लो जब 4 साल हुआ है और आपको 2 वर्ष की सज़ा मिलती है, अगर कहीं 2 वर्ष की सज़ा सुनाई जाती है 2 वर्ष या उससे अधिक की सज़ा अगर आपको हो जाती है तो नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अगर 5 साल हो गया है आपको, पंजीकरण के माध्यम से आपने नागरिकता प्राप्त की है और नागरिकता प्राप्त करने के 5 साल के अंतर्गत आपको 2 वर्ष या उससे अधिक की सज़ा सुनाई गई है, पूरा लिखना आप लोग, मैं जो बोल रहा हूँ, पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता मिली है और नागरिकता प्राप्त करने के 5 साल के भीतर आपको 2 वर्ष या उससे अधिक की सज़ा सुनाई गई है तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। मतलब आप गलत काम किए तो 5वां, लगातार 7 वर्ष से अगर आप बाहर रह रहे हैं देश के तो आपको नागरिकता समाप्त करी जाएगी वंचित करने के आधार पे। बाकी अगर कहीं, ठीक है, लगातार 7 वर्ष बाहर रहना, समझ गए आप। मैं क्या बता रहा हूं, नागरिकता की समाप्ति कितने प्रकार से, ये सब उसके प्रकार में नहीं आएगा, तो ये तो वंचित करने का टाइप है। किस किस कारण से आपको वंचित करेगा, किस किस कारण से बर्खास्त करेगा, किस किस कारण से स्वेच्छा से त्याग कर सकते हैं, तो उसका कारण बता रहा हूं। अगर बोलेगा नागरिकता की समाप्ति कितने प्रकार से की जा सकती है, कितने प्रकार है नागरिकता को समाप्त करने के, 3 टाइप से। अर्जन, नागरिकता को प्राप्त कितने तरीके से किया जा सकता है, टोटल 5 तरीके से। 5 तरीके से प्राप्त करने के आधार है 5, समाप्त करने के आधार है 3। तो ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को मैं जो समझा रहा हूं वो समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।